नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल ऐप पर। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे 6 महीने की पुरानी करंट अफेयर पे। पुरानी का मतलब पुरानी नहीं है, पुरानी का मतलब नई है। यहाँ पर हम लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता है। मैं आपको 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो में करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ये नहीं कि सारे प्रश्न लाइन से एक साथ करा दिए। जो आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, जो परीक्षाओं में आते हैं, उन सभी को बारीकियों से, एक प्रश्न से कैसे सारे प्रश्न बन सकते हैं, उनका स्टैटिक वाला पार्ट, उनका इतिहास, उनका भूगोल, उन सभी को लेते हुए हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर को पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ। डेली रात में 10 बजे आपको ये वीडियो अपलोड मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, देश का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा कौन सा बन चुका है? तो आप कहेंगे ले हवाई अड्डा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ले हवाई अड्डा का वास्तविक नाम क्या है और इस कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे से कितना टन उत्सर्जन कार्बन की कमी आएगी, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, इसको गर्म और ठंडा करने के लिए, ऐसे प्रश्न आएंगे। चलिए रीड करते हैं। लिखा हुआ है, देश का पहला कार्बन तटस्थ हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लद्दाख स्थित लेह हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है। नए एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग को गर्म और ठंडा रखने के लिए जियो थर्मल सिस्टम और फोटोवोल्टाइक प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग किया जा रहा है। लेह हवाई अड्डा का पूरा नाम है कुशोक बाकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर आते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख को कार्बन तटस्थ केंद्र शासित प्रदेश बनाने की दृष्टिकोण के अनुरूप लिया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 900 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का अनुमान है। अब प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किस हवाई अड्डे को देश के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित कर रहा है? आंसर विल बी ले हवाई अड्डा, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुशोक बाकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षय पात्र मिड डे मील किचन, जैसा कि आप जानते हैं अक्षय पात्र मिड डे मील किचन, ये जो मिड डे मील योजना आपकी चल रही थी 1995 से, जिसका नाम अब पीएम पोषण कर दिया गया है, उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों का खाना पक सकता है। ये अक्षय पात्र मिड डे मील किचन ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे बेंगलुरु में। इसको कौन संचालित कर रहा है? गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में। तो चलिए इसको पूरी तरीके से समझते हैं। अक्षय पात्र मिड डे मील किचन, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया एलटी कॉलेज बनारस में। 1 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाने की क्षमता तथा 150 सरकारी स्कूल को कवर करने की क्षमता इसमें है। अब बात करते हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थिति क्या है? बेंगलुरु, और संचालनकर्ता इस्कॉन के द्वारा। इस्कॉन आप जानते हैं श्री कृष्ण का मंदिर होता है, आप जानते होंगे। संचालन का प्रारूप गैर लाभकारी ट्रस्ट के रूप में है, कोई लाभ नहीं ले रहा है। ये कार्य भारत में यह मिड डे मील योजना का प्रबंधन करता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन भारत में लागू मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन का सबसे बड़ा भागीदार है। इसकी शुरुआत आपकी 15 अगस्त 1995 को हुई थी, लेकिन सितंबर 2021 में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया? सो आंसर विल बी बनारस, यानी कि वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जहां पर मुमताज महल को सबसे पहले दफन किया गया था। बाद में उसको उखाड़ा गया और आगरा के ताजमहल में दफना दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसने हासिल करी? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर जिले की सभी ग्राम सभाओं यानी 254 ग्राम सभाओं के प्रत्येक परिवार तक पीने का साफ पानी पहुंचा दिया गया है। इसको किसने प्रमाणित किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। जल जीवन मिशन की स्थापना या जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात की जाए तो 15 अगस्त 2019 तक बुरहानपुर के सिर्फ 37% घरों में ही पीने का पानी उपलब्ध था, लेकिन अब आपका 100% बन चुका है। बुरहानपुर से और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या बन सकते हैं? बुरहानपुर को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण का दरवाजा, याद रखिएगा। बुरहानपुर को इतिहास में दक्षिण का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अभी तक 3 राज्यों गोवा, तेलंगाना और हरियाणा तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली, दमन दीव और पांडुचेरी ने 100% नल जल उपलब्ध करवाया है। तो याद रखिएगा 3 राज्य कौन से हैं?
और 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, और जिला आपका याद हो गया। घर घर जल या हर घर जल के दृष्टिगत भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। अब प्रति व्यक्ति ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति को 55 लीटर स्वच्छ पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएंगे। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जुलाई 2022 में जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार कौन जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश का 100% हर घर जल वाला प्रमाणित पहला जिला बन गया है, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। चलिए अगला प्रश्न, नीति आयोग के शासी परिषद की 7वीं बैठक, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये बैठक कहां पर हुई है ये पूछा जाएगा आपसे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया है और नीति आयोग योजना आयोग को रिप्लेस किया है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी वही होगा जो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, अर्थात भारत का प्रधानमंत्री। बताइए यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। नीति आयोग के शासी परिषद की 7वीं बैठक कहां पर हुई और कब हुई? 7 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में हुई। अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। बैठक में क्या क्या तथ्य लिए गए या बैठक में कौन कौन सी बातें हुई थी? इस बैठक के एजेंडे में अन्य बातों के साथ साथ फसलों के विविधीकरण, तिलहन और दालों तथा कृषि समुदायों के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल था। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय नीति उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन तथा शहरी प्रशासन पर भी चर्चा की गई। जुलाई 2019 के बाद शासी परिषद की यह पहली प्रत्यक्ष बैठक है। नीति आयोग की शासी परिषद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारों के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों के बारे में साझा दृष्टिकोण विकसित करने वाली यह प्रमुख संस्था है। इसमें राज्यों के सभी मुख्यमंत्री है ना आपके भागीदार होते हैं, उनको बुलाकर ये सारी बातें की जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीति आयोग के शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आंसर विल बी नरेंद्र मोदी। और ये कहां पर हुई तो आपको बताना है, नई दिल्ली में। कहां पर? राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022, इसके तहत सभी संस्थानों को, सभी शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला स्थान किसको है और लगातार 7वीं बार, लगातार तीसरी बार, लगातार चौथी बार, है ना, लॉ के परफॉर्मेंस में, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस में। तो इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है और सभी लोगों को रैंकिंग दी जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, है ना, इस रैंकिंग को जारी किया। प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता संस्थान आईआईटी मद्रास, लगातार चौथे वर्ष। अब कैटेगरी देखते हैं। विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने लगातार 7वें वर्ष अपने आप को कायम रखा है। इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास लगातार 7वें वर्ष। कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली लगातार 6वें वर्ष। चिकित्सा श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स यानी नई दिल्ली लगातार 5वें वर्ष। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली लगातार 4थे वर्ष। मैनेजमेंट की श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद लगातार 3रे वर्ष। लॉ की श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु लगातार 3रे वर्ष, याद रखिएगा। आर्किटेक्चर में आईआईटी रुड़की लगातार 2रे वर्ष। डेंटल श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज। अनुसंधान रिसर्च श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु लगातार 2रे वर्ष। अब देखते हैं कि कंप्लीट तरीके से ले लिया जाए, अर्थात समग्र श्रेणी में जो 3 संस्थान आपके आएंगे उसमें पहला संस्थान आईआईटी मद्रास, दूसरा संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरा संस्थान आईआईटी बॉम्बे। लेकिन विश्वविद्यालय की श्रेणी में समग्र रूप से देखा जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जेएनयू नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। अब यहाँ पे पूछा जाएगा जुलाई 2022 में जारी उच्च शिक्षण संस्थानों की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान ने समग्र रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी मद्रास इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बड़ा प्रश्न था, इसको अच्छे से याद रखिएगा। लॉ कॉलेज की श्रेणी में, प्रबंधन की श्रेणी में, आर्किटेक्चर में, ठीक है ना, और विश्वविद्यालय की श्रेणी में आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और लगातार चौथी बार, तीसरी बार वो देगा, और नहीं देगा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर क्वेश्चन उससे बनाना चाहेगा तो अच्छे से बना सकता है। चलिए, हिमाचल प्रदेश ने एक नया फुंदड़ू बनाया है जिसके तहत अब जब भी आपातकाल लगेगा, आपातकाल का मतलब जब भी कोई संकट आएगा तो बस एक वहां पे एक बटन दे दी गई है, पैनिक बटन दबाइए और सीधे 112 नंबर पे कॉल आएगा। पुलिस के साथ आपके व्हीकल को जोड़ दिया जाएगा और पुलिस आपकी सहायता करने के लिए फटाक से पहुंच जाएगी। फटाक से देखते हैं, हिमाचल प्रदेश
व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कब स्टार्ट हुआ? 19 जुलाई 2022 को। शुभारंभ स्थल शिमला हिमाचल प्रदेश। शुभारंभकर्ता जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम नंबर है 112। सार्वजनिक वाहनों, आराम से समझिएगा, सार्वजनिक वाहनों में पैनिक बटन की सुविधा दे दी गई है। ये सुविधा क्यों दी गई है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए। इन वाहनों को VLTD के माध्यम से देश में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। वाहनों की निगरानी में पुलिस एवं परिवहन परिवहन विभाग को आसानी होगी। वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का पता लगाने, ठीक है, एक सेकंड बच्चा रुकिएगा, बस 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 एक सेकंड। हाँ, तो वाहनों की निगरानी में पुलिस एवं परिवहन विभाग को आसानी होगी। वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटना का पता लगाने में आसानी होगी। पैनिक बटन दबाने पर एक सिग्नल उपग्रह के माध्यम से ERSS नंबर 112 को प्राप्त होगा, जो संकटग्रस्त व्यक्तियों और पुलिस को आपस में जोड़ेगा। अब क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कौन सा राज्य व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी, नाम है उसका स्वावलंबन। याद रखिएगा, नौसेना इनोवेशन और स्वदेशी प्रौद्योगिकी इकाइयों का उत्पादन करना, लगभग 75 स्वदेशी उत्पादों का या प्रौद्योगिकी इकाइयों का उत्पादन करना हम लोग का लक्ष्य रखा गया है। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो स्वावलंबन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसने किया? रक्षा मंत्रालय ने किया। और मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी जी, विशिष्ट अतिथि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं। यह पहला संस्करण है। उद्देश्य क्या है? रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भारतीय उद्योगों और शिक्षाविदों को शामिल करना, यानी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो शिक्षाविद हैं और जो भारतीय उद्योगपति हैं उनको शामिल करना। सहभागिता, नौसेना कर्मियों के अलावा इसमें शिक्षाविद, उद्योगपति, नीति निर्माता, थिंक टैंक, छात्रों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। संगोष्ठी का मुख्य आकर्षण, प्रधानमंत्री द्वारा आईडेक्स चुनौती का विमोचन किया गया था। अभी आईडेक्स डिस्क 7 स्प्रिंट है जो इसका विमोचन किया गया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, इसका उद्देश्य क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में के रूप में कम से कम 75 स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस अवसर पर वरुण नाम का एक ड्रोन बनाया गया जो एक यात्री को ले जाने में सक्षम है। क्वेश्चन बनेगा, जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना की पहली नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? आंसर विल बी नई दिल्ली। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नई दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बन गए हैं। अब पश्चिम बंगाल में टोटल जिलों की संख्या हो जाएगी 30। तो सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में हैं? सबसे कम जिले किस राज्य में हैं? भारत में कुल कितने जिले हैं, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब 2011 की जनगणना हुई थी तब कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो इससे पहले जिलों की संख्या पश्चिम बंगाल में 23 थी, वर्तमान में 30 हो जाएगी। उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक कामकाज को सुगम बनाना। जो नए जिले घोषित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? बेहरामपुर, जंगीपुर, सुंदरवन, बशीरहाट, इच्छामती, राणाघाट और विष्णुपुर। वर्तमान में भारत में जिलों की कुल संख्या 775 है, लगभग लिखा हुआ है। वर्तमान में भारत में जिलों की कुल संख्या 775 है। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, 75 जिले हैं। मध्य प्रदेश में आपके 52 जिले हैं। न्यूनतम जिले आपके गोवा में है, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जिलों की संख्या 593 थी, लेकिन 2011 की जनगणना में इसकी संख्या 640 हो गई है। अप्रैल 2022 में आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए। अब आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 26 हो गई है। जिलों को बनाने या इनकी सीमा में बदलाव करने का अधिकार राज्य सरकार पास होता है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो अगस्त 2022 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में 7 नए जिले बनाने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, नागपुर में निर्मित सबसे लंबे डबल डेकर सेतु ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। फिर से याद कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, जो भी मैं आपको कराऊंगा वो सब इंपॉर्टेंट ही होंगे। जितने भी मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, नागपुर में निर्मित सबसे लंबे डबल डेकर सेतु ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये निर्माण किसने किया है? तो आप कहेंगे NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर किया है। सेतु की लंबाई 3.14 किलोमीटर। सेतु निर्मित है सिंगल कॉलम स्तंभों पर। इसमें शामिल है हाईवे और मेट्रो रेल फ्लाईओवर। डबल डेकर सेतु पर निर्मित मेट्रो स्टेशन की संख्या टोटल है 3। रिकॉर्ड की मान्यता दी गई है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा। जुलाई 2022 में भारत में निर्मित कहां पर सबसे लंबे डबल डेकर सेतु ने विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? तो आंसर विल बी नागपुर।
अगला क्वेश्चन, हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका सप्ताह पूछा जाएगा, इसका दिन पूछा गया जाएगा और आपका भारतीय ध्वज संहिता में क्या क्या चेंज हुए हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहले मशीन से बने तिरंगे और पॉलिएस्टर से बने तिरंगे मान्य नहीं थे, अब उसको मान्य कर दिया गया है। पहले सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले, यानी सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले ही आप तिरंगा झंडा फहरा सकते थे, लेकिन अब संशोधन करके कर दिया गया है कि आप दिन और रात कभी भी झंडा फहरा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो घोषणा माह जुलाई 2022 घोषणा करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 13 से 15 अगस्त को आयोजन अवधि थी। उद्देश्य 13 से 15 अगस्त 2022 तक लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराना है। आयोजक कौन था? संस्कृति मंत्रालय। इसके तहत आप हर घर तिरंगा.com साइट पर जा सकते हैं और वहां पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी खींचकर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अभियान के तहत 1 अगस्त 2022 से डाकघरों में तिरंगे की बिक्री शुरू हो गई थी। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया था। पिंगल वेंकैया आपके पता है डिजाइनर करता है। भारतीय ध्वज संहिता 2022 है ना, तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 है ना, भारत में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और ध्वजारोहण को नियंत्रित करता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 का गृह मंत्रालय। भारतीय ध्वज संहिता बेटा ये 2002 है, इसको 2022 लिख दिया है धोखे से। भारतीय ध्वज संहिता 2002 का गृह मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया। संशोधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटे व हाथ से बुने हुए या मशीन से बने सूती, पॉलिस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी की पट्टी से बना हो सकता है। इसके पहले पॉलिस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज पर पाबंदी थी। 20 जुलाई 2022 के एक आदेश के माध्यम से भारतीय ध्वज संहिता 2002 में फिर से संशोधन किया गया, जिसके तहत बताया गया कि अब दिन और रात कभी भी झंडा फहराया जा सकता है। सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले ही फहराया जाता था पहले, है ना, अब इसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई। यह अभियान कब से कब तक मनाया गया? तो 13 से 15 अगस्त 2022 में। नरेंद्र सिंह तोमर जी का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बस 20 क्लास से लूंगा ज्योतिर्गमय श्रृंखला की, आपको 6 महीने का करंट अफेयर थ्योरी सहित आपको याद करा दूंगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आप दीजिए, कोई भी पेपर आप दीजिए, है ना, वो फटाफट आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। रात में डेली बेसिस पे 10 बजे, लोग सुबह करंट अफेयर पढ़ाते हैं, मैं रात में आपको डेली 10 बजे आपको करंट अफेयर देता रहूंगा, ठीक है। हाँ, ये ऐप में अपलोड होती रहेगी, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। यूट्यूब पे बच्चे करंट अफेयर के लिए परेशान रहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ई नैम के तहत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, ठीक है। अब ये है क्या, समझते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी कौन है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी हैं, है ना, और इन्होंने शुभारंभ स्थल क्या है? बेंगलुरु, कर्नाटक। अवसर कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तब इन्होंने ई नैम पोर्टल जारी किया। ई नैम पोर्टल प्लेटफॉर्म क्या करता है? यह सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है। इसमें विभिन्न प्लेटफॉर्मों के 41 सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया है। इसमें समग्र सेवा प्रदाता, है ना, जो कृषि उपज के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता, गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता, सफाई, ग्रेडिंग, छटाई, पैकेजिंग सेवा, इन सभी को इसमें शामिल कर लिया गया है। इससे क्या लाभ होगा? किसानों की बाजार पहुंच में वृद्धि होगी, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार होगा, विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवा प्राप्त करने का विकल्प होगा, विभिन्न प्रकार की सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि होगी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय कृषि मंत्री ने 1018 कृषक उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने ई नाम कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। यह कॉफी टेबल बुक नव आचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश में कृषि उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता और दक्षता लाने में ई नैम के प्रयासों को प्रदर्शित करती है। ई नैम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, जुलाई 2022 में ई नैम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स पीओपी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आप अच्छे से इसको देख लिए होंगे, है ना, और आपको इस 15 से 20 मिनट की क्लास में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, है ना। अगर ये यूट्यूब पे जाता है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली रात में 10 बजे वेट कीजिएगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर। इसकी पीडीएफ मैं एसएसजी गुरुकुल के ऐप पर, है ना, करंट अफेयर की मैगजीन हर मंथ की एसएसजी गुरुकुल के ऐप पर और टेलीग्राम पर आपको मिलती रहती है। तो सपोर्ट जरूर कीजिए, धन्यवाद। और कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे, जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप, जैसे 9696606863 जो नंबर चल रहा है, इस पर आप अपने व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल सकते हैं यदि कोई समस्या होती है आपको, क्योंकि व्हाट्सएप सीधे मैं जुड़ा होता हूँ और जब आप कॉल करते हैं तो सीधे वो कॉल सेंटर पर चला जाता है।
और बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट, अगर यूट्यूब पे जाता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा यदि कोई समस्या हो तो। और डेली बेसिस पे ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी ज़रूर बताया जाता है ना। और जो खराब है उसको खराब ज़रूर बताया जाता है। गलत को गलत कहा जाता है, सही को सही कहा जाता है। ये मैंने आपको हमेशा शिक्षक के रूप में सिखाया है। यदि लग रहा है आपको कि यस सर मुझे इससे प्रॉफिट हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा, है ना। अदरवाइज मैं इसको फिर ऐप पर ही कंटिन्यू रखूंगा, यूट्यूब पे कंटिन्यू फिर नहीं रखूंगा। जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।